बॉन्ड पैरामीटर्स। बॉन्ड से रिलेटेड हम इसमें कम से कम 4 इन्फॉर्मेशंस को बहुत ही डिटेल में डिस्कस करने जा रहे हैं। बॉन्ड पैरामीटर्स में सबसे पहला पैरामीटर जो बॉन्ड से रिलेटेड है वो है कि बॉन्ड लेंथ क्या चीज़ है, राइट। अब क्योंकि बॉन्ड लेंथ के लिए आपको ये बात बहुत ज़रूरी है समझ लेना कि बॉन्ड क्या है, ओके। तो बॉन्ड का जो सिंपलेस्ट जो मीनिंग है वो सिर्फ इतना है कि जब भी मैं वर्ड बॉन्ड यूज़ करता हूँ तो बॉन्ड का केवल एक मीनिंग है एंड दैट इज़ अट्रैक्शन, राइट। दैट इज़ द मीनिंग ऑफ द बॉन्ड। बॉन्ड मीन्स जस्ट अट्रैक्शन, ओके। नाउ अगर आपके पास बॉन्ड की लेंथ मेजरमेंट की जाए तो कैसे मेजरमेंट की जाए। सबसे पहला इसमें पॉइंट तो ये है कि हमारे पास जो एक एटॉमिक साइज़ है, दैट साइज इज़ अबाउट द रेंज ऑफ 10 to the -10th of a meter और वी कैन से 1 एंगस्ट्रॉम, राइट। ये बहुत स्मॉल वैल्यू है जिसके भी यहाँ पे हम बात कर रहे हैं। बॉन्ड लेंथ को मेजर करने के लिए जिस एक्सपेरिमेंटल टेक्निक का यूज़ करते हैं उसे हम बोलते हैं एक्स-रे डिफ्रैक्शन, ओके, और इन शॉर्ट इट्स XRD। इसे हम इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन, एक और टेक्निक है जो इससे मिलती जुलती है, राइट। सो इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन टेक्निक से भी मेजर कर सकते हैं। इन दोनों ही टेक्निक की इन्फॉर्मेशन आपको पोस्ट ग्रेजुएट क्लासेस में मिलती है। अब बॉन्ड जिस टाइप का होगा उसी के बिहाव पर हम डिफाइन करेंगे बॉन्ड की लेंथ क्या है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास ऐसी कंडीशन है जिसमें एक केटायन, राइट, और एक एनायन, ये बॉन्डेड है। अब ये जो बॉन्डिंग है ये बेसिकली सॉलिड स्टेट बॉन्डिंग होगी। ऐसी सिचुएशन में हम जो डिफाइन करते हैं वो है कि एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव एनायन के बीच का डिस्टेंस क्या है। अब बीच का डिस्टेंस का मतलब हो गया कि इनके न्यूक्लियस का डिस्टेंस का गैप क्या है, राइट। और इस चीज़ को मेजर करते हैं एक्सरे डिफ्रैक्शन टेक्निक से, राइट। तो एक्सरे डिफ्रैक्शन टेक्निक इसके लिए है आयनिक बॉन्ड्स के लिए। अब पॉइंट ये है कि अगर आयनिक बॉन्ड्स के अलावा अगर हम कोवेलेंट बॉन्ड को अगर डिस्कशन में डालते हैं तो कोवेलेंट बॉन्ड्स में 2 एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैप करते हैं, जैसा कि आपको इस पिक्चर में दिखाया जा रहा है। मैंने एक को थोड़ा बिगर बना दिया, दूसरे को थोड़ा स्मॉलर बना दिया। तो यहाँ पर जो न्यूक्लियस है, इनके न्यूक्लियस का एक जो इक्विलिब्रियम डिस्टेंस होगा, दैट डिस्टेंस इज बेसिकली कॉल्ड द बॉन्ड लेंथ, राइट। इसे हम R से डिनोट करेंगे, राइट। और अगर ये एटम A है और ये एटम B है तो मैं इसको बोलूँगा कि ये बॉन्ड लेंथ RAB डिफाइन होगा, जिसमें RA जो है वो इसका रेडियस होगा इस एटम A का, और B जो है वो एटम B का रेडियस होगा। RB जो है वो एटम B का रेडियस होगा। और आप यहाँ पर नोटिस कर सकते हैं बीच में कि यहाँ पे क्योंकि इनकी ओवरलैपिंग होगी तो इनके जो एक्चुअल जो साइज़ होगा इस A का, वो यहाँ से ले कर के एक्चुअली यहाँ तक होना चाहिए, क्योंकि इसकी बाउंड्री तो यहाँ तक होगी, राइट। तो क्योंकि ओवरलैप हो जाते हैं तो बॉन्ड लेंथ में जो एक्चुअल इनके रेडियस का सम है वो रेडियस का सम जो है बॉन्ड लेंथ के मेजरमेंट से ज़्यादा आएगा, बिकॉज इसमें ओवरलैपिंग हो गई है, ओके। अब साथ ही ये बात भी ध्यान रखने वाली है कि जो मैंने अभी पर्पल और पिंक जो मैंने बाउंड्रीज़ बना रखे हैं ये प्रोबेबिलिटी बाउंड्रीज़ है, इसलिए हम कभी भी ऐसा श्योरिटीज नहीं कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है वो पर्टिकुलरली इस पॉइंट पर डेफिनेटली होगा 101% गारंटीड, ऐसा नहीं है। तो जो इलेक्ट्रॉन्स है क्योंकि उनकी आउटर बाउंड्री ही मतलब हमारे पास पूरी तरह से डिफाइन नहीं है और हम प्रोबेबिलिस्टिकली लेके चलते हैं,
तो इसीलिए जो एटॉमिक रेडियस है वो भी पूरी तरह से डिफाइन नहीं होगा, वो भी एक वेरिएशन में आएगा। ये बात डिपेंड करेगी कि कौन सा एटम किससे बॉन्डेड है, राइट। लेकिन यहाँ पर हमने देखा कि यहाँ पे हम इसको आयोनिक बॉन्ड लेंथ बोलेंगे या सेपरेशन बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस बोलेंगे। इसी हम बोलेंगे कोवेलेंट रेडियस, बिकॉज ये दोनों कोवेलेंटली बॉन्डेड है। और अगर कुछ ऐसा हो जाए कि यहाँ पर ये कोवेलेंटली बॉन्डेड ना हो करके ये किसी और फोर्सेस से बॉन्ड हो जाते हैं, तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा। तो वहाँ पर मैं इसको डिफ़ाइन करता हूँ कुछ इस तरीके से कि अगर ये नॉन बॉन्डेड होते हैं तब क्या होगा। जैसे कि आपको यहाँ पे ये सिचुएशन नज़र आ रही है इस पिक्चर में, राइट। अब आप यहाँ पर समझ सकते हैं कि सपोज़ कीजिए ये आर्गन का एक एटम है जो कि किसी से बॉन्डेड नहीं हो सकता, और ये आर्गन का सेकेंड एटम है जो भी किसी से बॉन्डेड नहीं हो सकता, राइट। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जब मैं आर्गन को कूल डाउन करता जाऊँगा, कूल डाउन करना है इसको, फर्स्ट ऑफ ऑल इतना कूल करना है कि सॉलिडिफाई हो जाए। यहाँ पर भी इस बात का ध्यान रखना है कि ये जो दोनों ही टेक्निक्स हैं, इन टेक्निक्स को हम केवल सॉलिड्स के लिए ही अप्लाई कर रहे हैं। एक्सरे डिफ्रैक्शन सॉलिड्स के लिए अप्लाइड है। तो ऐसे में जो आर्गन के पार्टिकल्स हैं वो क्लोज हो जाएंगे। तो सबसे पहली बात आपको डिफाइन करनी ये पड़ जाती है कि ये बॉन्डेड कैसे होंगे, बिकॉज शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन या आयनिक बॉन्ड तो समझ में आता है, लेकिन ये समझ में कभी नहीं आता कि ये किस तरीके से बॉन्डेड हो गए। वेल यहाँ पर आपको ये बात समझनी है कि यहाँ पर बड़े सिंपल सा केस है कि अगर पार्टिकल्स में अट्रैक्शन नहीं है तो पार्टिकल्स कभी भी आपस में बॉन्डेड नहीं होंगे, और अगर बॉन्डेड नहीं होंगे तो उनकी कभी लिक्विड स्टेट या सॉलिड स्टेट आने का कोई सवाल ही नहीं उठता। पर अगर बॉन्डेड हुए हैं तो तभी जा कर के वो लिक्विड स्टेट या सॉलिड स्टेट में आपको अपीयर हो सकते हैं, अदरवाइज़ नहीं हो सकते। तो इस क्वेश्चन को, क्योंकि आर्गन जो है, यहाँ पे सभी को ध्यान से समझना है मैं क्या बता रहा हूँ, कि क्योंकि आर्गन जो है वो ऑलरेडी 8 इलेक्ट्रॉन का सेट कंप्लीट कर चुका होता है। जैसा कि हमने ऑक्टेट रूल में पढ़ा हुआ है कि जिनका 8 सेट के इलेक्ट्रॉन्स पूरे हो जाते हैं वो फर्दर बॉन्डिंग नहीं करते हैं, राइट। तो कौन सी बॉन्डिंग नहीं करते हैं, वो कोवेलेंट बॉन्डिंग नहीं करते हैं, राइट। यहाँ पर हमें बॉन्डिंग को समझने के लिए ये चीज़ जाननी है कि अगर कोई बॉन्डिंग फर्स्ट टाइम बॉन्डिंग हो रही होती है तो उसे हम बोलते हैं प्राइमरी बॉन्डिंग, राइट। जैसे कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है तो ये फर्स्ट टाइम शेयरिंग हो रही है, इट इज़ जस्ट ए कोवेलेंट बॉन्डिंग। जैसे कि अभी मैं आपके सामने एक ये एग्जांपल यहाँ पर रख रहा हूँ। सपोज़ कीजिए ये है, इसमें देखिए बॉन्डिंग हुई है, तो मैं इस चीज़ को पर्टिकुलरली यहाँ को बोलूँगा कि दिस इज़ ए प्राइमरी बॉन्डिंग, ओके, प्राइमरी बॉन्ड। यहाँ पर भी आप देखेंगे प्राइमरी बॉन्ड। अब सपोज़ कीजिए कि ये ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है, तो ये ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल में ये प्राइमरी बॉन्ड है जिसे आप कोवेलेंट बॉन्ड बोल सकते हैं। प्राइमरी बॉन्ड जो है वो आयनिक बॉन्ड भी हो सकता है, बट इस केस में नहीं है। तो यहाँ पर ये ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल है, ये ऑक्सीजन का दूसरा मॉलिक्यूल है। अब क्वेश्चन ये है कि अगर मैं ऑक्सीजन को लिक्विफाई करना चाहूँ तो मैं इसको प्रेशराइज करके किसी भी तरीके से मैं इसको लिक्विफाई कर लूँगा, पर लिक्विफाई करने का साफ मतलब होता है कि इस पार्टिकल में और इस पार्टिकल में अट्रैक्शन तो हुआ है, अदरवाइज़ इनके क्लोज आ करके लिक्विफाइड होने का कोई क्वेश्चन ही नहीं बनता। तो इसका मतलब बॉन्डिंग तो हुई है, लेकिन यहाँ पर जो बॉन्डिंग हुई है वो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से नहीं हुई है, बल्कि यहाँ पर कुछ और बॉन्डिंग हुई है। और इस बॉन्डिंग को मैं रखूँगा सेकेंड कैटेगरी में, सेकेंडरी बॉन्डिंग में। जो फर्स्ट टाइम हुआ था प्राइमरी बॉन्डिंग, सेकेंड टाइम हुआ था सेकेंडरी बॉन्डिंग। लेकिन अब आप इस सेकेंडरी बॉन्डिंग के लिए यहाँ पर ये लॉजिक नहीं दे सकते हैं कि अब क्यों शेयर हो रहे हैं इलेक्ट्रॉन, अब क्यों नहीं हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं, क्या लॉजिक है, कोई लॉजिक नहीं है। बिकॉज अगर इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया है तो इसको दूसरे पार्टिकल से कनेक्ट होकर के लिक्विड स्टेट में आने की कोई ज़रूरत नहीं है। वाटर इसकी बेस्ट एग्जांपल है। आप देख सकते हैं कि वाटर का सिंगल पार्टिकल जो है ऑक्टेट कंप्लीट कर चुका होता है, लेकिन फिर भी आपको वाटर एक बल्क अमाउंट में मिल जाता है। क्यों? क्योंकि वाटर के मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूल भी अट्रैक्शन है, और ये जो अट्रैक्शन है ये सेकेंडरी बॉन्डिंग यानी कि सेकेंडरी अट्रैक्शन कहलाती है। ओके, तो ये अट्रैक्शन जो है बिना इलेक्ट्रॉन शेयरिंग के होती है, ये होती है जस्ट बिकॉज ऑफ इंटरेक्शन, राइट। तो बहुत वीक इंटरेक्शन होती है, और इस इंटरेक्शन को हम अलग अलग नाम दे सकते हैं, जैसे कि पर्टिकुलरली वेंटर वॉल इंटरेक्शन हो सकती है, लंदन इंटरेक्शन हो सकती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है, डाइपोल डाइपोल हो सकता है,
इस तरह के अलग अलग इंट्रैक्शंस हैं, पर मैं इनके बारे में डिटेल में किसी फर्दर लेक्चर में डिस्कस करूँगा। अभी फ़िलहाल मैं आपको सिर्फ ये कह रहा हूँ कि दे आर नॉट बॉन्डेड, इट मीन्स दे आर नॉट केमिकली बॉन्डिंग, नॉट केमिकली मीन्स बाय कोवेलेंट और आयनिक बॉन्डिंग, but they are bonded through some physical bond. Physical bond means without the involvement of sharing of electrons. Okay, sharing of electron नहीं होगा, ना ही ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा, तो वो फिजिकल बॉन्ड बनेगा। तो डेफिनेट सी बात है कि जो आर्गन है इसके बीच में एक इंटरेक्शन है, और ये जो इंटरेक्शन है इस पर्टिकुलर केस में नॉन बॉन्डेड के बीच में वो इनको जोड़े रखती है। ओके, तो यहाँ पर आपके पास जो आर्गन है, आर्गन टू आर्गन है, जब ये सॉलिडिफाई हो जाएंगे तो आपके पास जो इनका डिस्टेंस आएगा बिटवीन द टू एटम्स बाय द एक्सरे डिफ्रैक्शन XRD टेक्निक, वो कहलाएगा रेडियस वैन डर वाल। यहाँ पे मैं सिर्फ वैन लिखूँगा, वैन, राइट, रेडियस वैन डर वाल, दैट्स ऑल। तो नॉन बॉन्डेड्स के लिए वो रेडियस कहलाता है वैन डर वाल रेडियस। अब आप ऐसा नहीं सोच सकते कि वहाँ पे अलग अलग बॉन्डिंग के भी आप उनके अलग अलग नाम होंगे, तो इनका एक कॉमन नेम है वैन डर वाल रेडियस, दैट्स ऑल। ये नाम JD वैन डर वाल के बेस पर रखा गया है। ओके, तो यहाँ पे इस पिक्चर में बिल्कुल एक चीज़ क्लियर हो जाती है कि जो वैन डर वाल रेडियस है, वैन डर वाल रेडियस जो है एक्चुअल रेडियस से ज़्यादा होता है, और जो कोवेलेंट रेडियस है वो एक्चुअल रेडियस से कम होगा, राइट। तो कहने का मतलब ये हुआ कि हमारे पास इसमें से कुछ भी पक्का नहीं है, बस हम एक प्रोबेबिलिटी के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, राइट। और साथ ही यहाँ पे ये भी देखने वाली बात है कि यहाँ पे कुछ लोग कोवेलेंटली बॉन्डेड हैं, कुछ लोग वैन डर वाल्स या लंदन फोर्सेस से बॉन्डेड है, और कुछ लोग आयनिकली बॉन्डेड है। तो हर एक की बॉन्डिंग का क्राइटेरिया भी अलग है, तो इसीलिए हम लोग एक ही स्केल से सभी को नहीं नाप सकते हैं, राइट। तो बॉन्ड की जो लेंथ है वो कई फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। मैं इसके एविडेंस के लिए कुछ चीज़ें आपको और इसमें दिखा देता हूँ जो आपके लिए हेल्पफुल है। अब ज़रा अगर हम इन 4 मॉलिक्यूल्स को नज़र डालें तो आप देखेंगे कि यहाँ पर मैं हर बार एक ही फैक्टर को बार बार हाईलाइट कर रहा हूँ, और वो है ये वाला बॉन्ड, कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड, राइट। तो बॉन्ड तो हर बार कार्बन और हाइड्रोजन का ही है, लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो कार्बन यहाँ पे 3 हाइड्रोजन से अटैच्ड है, ये कार्बन जो है, ये पर्टिकुलर ये पिंक कार्बन जो है वो 2 हाइड्रोजन से यहाँ पर, और 3 मतलब सॉरी यहाँ मिथाइल ग्रुप से अटैच्ड है। ये जो कार्बन है ये 2 मिथाइल से और 1 हाइड्रोजन से, और ये जो कार्बन है पर्टिकुलरली ये कार्बन 3 मिथाइल से जुड़ा हुआ है। तो आप देखते हैं कि हर बार कार्बन और हाइड्रोजन का ही बॉन्ड है, लेकिन स्पेक्ट्रोस्कोपिकली जब मैं इनकी बॉन्ड की लेंथ को मेजर करता हूँ तो ये वेरिएबल आते हैं, और इसका सबसे बड़ा एविडेंस हमें मिलता है इनकी बॉन्ड की एनर्जी से। तो मैं यहाँ पे लिखाता हूँ बॉन्ड एनर्जी, राइट, बॉन्ड एनर्जी। अब हमें बॉन्ड एनर्जी भी मैंने पढ़ाना है, बॉन्ड एनर्जी। तो बॉन्ड एनर्जी अगर आप इस कंडीशन में देखते हैं तो ये आ जाता है 105, यहाँ पर आता है 100 एंड देन 96 एंड देन 93, और ये सारा का सारा जो डेटा है वो किलो कैलोरीज पर मोल में है। तो जिस तरीके आप देख रहे हैं कि बॉन्ड की एनर्जी यहाँ पर डिक्रीज़ हो रही है, इसका मतलब ये हो गया कि बॉन्ड को ब्रेक करना इजी हो गया, और इस तरीके से इसकी लेंथ जो है मैक्सिमम होगी, इसकी लेंथ जो है मिनिमाइज्ड हो जाएगी, राइट। अब सपोज़ करते हैं कि मैं पीरियोडिक टेबल के 3 स्पेशल एलिमेंट्स ले लेता हूँ, और वो है कार्बन, दूसरा ले लेते हैं नाइट्रोजन नेक्स्ट मेंबर, और तीसरा लेते हैं ऑक्सीजन। और सपोज़ कीजिए कि मैं आपको तीनों के ही हाइड्रोजन के साथ में इनके बॉन्ड की लेंथ बताना चाहता हूँ, राइट। तो ये बहुत ही सिंपल सा केस है। अगर आप ध्यान से देखें तो कार्बन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन एक पीरियड में आते हैं, तो ये डाटा बड़ा ही सिंपल है। फॉर एग्जांपल अगर आप C और H के बारे में देखें तो ये बॉन्ड की जो लेंथ है ये अप्रॉक्सीमेट 96 पिकोमीटर्स आ जाता है, यहीं पर ये आ जाता है करीब 100 पिकोमीटर्स, और ये आ जाता है 107 पिकोमीटर्स। ओके, ये रिवर्स हो गया एक्चुअली। सो यहाँ पर हो गया हमारे पास कार्बन, और ये है ऑक्सीजन, राइट। तो आप देखते हैं कि कार्बन के कंपैरेटिवली जो नाइट्रोजन है, बिकॉज इसका साइज़ स्मॉलर है और ऑक्सीजन का स्टिल स्मॉलर साइज़ हो जाता है, तो इसके स्मॉल साइज़ होने के कारण इनकी बॉन्ड की लेंथ भी शॉर्ट होती चली जाती है, राइट। अगर बॉन्ड्स में अगर डबल बॉन्ड्स बन जाते हैं तो
ऑब्वियसली उसकी बॉन्ड फर्दर लोअर हो जाएगी। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे कार्बन के लिए देखता हूँ, कार्बन कार्बन का सिंगल बॉन्ड, कार्बन का डबल बॉन्ड एंड कार्बन का ट्रिपल बॉन्ड। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो सिंगल बॉन्ड की लेंथ है वो केवल 154 पिकोमीटर होगी, डबल की लेंथ हो जाएगी 133 पिकोमीटर और ट्रिपल की हो जाएगी 120 पिकोमीटर्स। यानी कि जिस तरीके से बॉन्ड में यहाँ पे डबल या ट्रिपल बॉन्ड्स बनेंगे, इसको हम बोलेंगे बॉन्ड ऑर्डर अगर बढ़ेगा तो बॉन्ड की जो लेंथ होगी वो शॉर्ट होती जाएगी, मीन्स बिकॉज बॉन्ड इज जस्ट अट्रैक्शन, राइट। तो अगर बॉन्ड अट्रैक्शन है तो मीन्स कि बॉन्ड की लेंथ शॉर्ट होती चली जाएगी। अब हम बात कर रहे हैं बॉन्ड एनर्जी की। बॉन्ड एनर्जी के लिए जो सही शब्द है वो है बॉन्ड इंथैल्पी, और इसे आप थर्मोडायनेमिक्स में सीखेंगे कि हम इसे इंथैल्पी क्यों कहते हैं, राइट। तो बॉन्ड इंथैल्पी, अगर आपके पास कोई बॉन्ड है, फॉर एग्जांपल अगर आपके पास हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल है तो ऑब्वियसली हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल में एक बॉन्ड है हाइड्रोजन टू हाइड्रोजन, और जब इस बॉन्ड को आप ब्रेक कर देते हैं तो ये हाइड्रोजन के एटम्स में कन्वर्ट हो जाएगा, ओके। और जितना इसके बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए आपने एनर्जी इन्वेस्ट की है दैट इज़ कॉल्ड द बॉन्ड इंथैल्पी, जो कि 436 किलो जूल पर मोल आता है। यहाँ पर ये बात मेंशन करने वाली है कि जब भी हम बात इंथैल्पी की करते हैं तो वो हमेशा ही एनर्जी पर मोल डिफाइन होगा, हमेशा ही एनर्जी पर मोल डिफाइन होगा, उसे इंथैल्पी बोलते हैं। जबकि आप एनर्जी के लिए आपको पर मोल डिफाइन करना ज़रूरी नहीं है, एनर्जी इज़ जस्ट 436 किलो जूल, बट इंथैल्पी इज़ ऑलवेज डिफाइंड 436 किलो जूल फॉर ईच मोल। अब अगर बात हम ऑक्सीजन की करते हैं कि O2 मॉलिक्यूल है तो O2 मॉलिक्यूल को भी आप सेपरेट करेंगे, राइट। तो ये यहाँ पर O एटम्स बन जाएंगे, और इसके लिए जो एनर्जी आपको चाहिए वो अप्रॉक्सीमेटली 500 किलो जूल पर मोल चाहिए, राइट। अगर यहाँ पर केस नाइट्रोजन का है तो नाइट्रोजन के लिए भी ऐसी सिचुएशन आ जाएगी, और नाइट्रोजन के लिए आपको जो एनर्जी चाहिए वो आगे करीब करीब 950 किलो जूल फॉर ईच मोल, राइट। अब यहाँ पर ये बात समझने वाली है कि जो ऑक्सीजन है इसमें डबल बॉन्ड है, नाइट्रोजन में ट्रिपल बॉन्ड्स हैं और हाइड्रोजन में सिंगल बॉन्ड है, राइट। जितनी ज़्यादा इसके बॉन्ड की इंथैल्पी है इस केस में दिख रहा है आपको, इसका मतलब ये होगा कि बॉन्ड उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होगा। तो नाइट्रोजन का जो बॉन्ड है वो सबसे ज़्यादा इन तीनों में से स्ट्रॉन्गर बॉन्ड होगा। अब अगर हम यहाँ पर बात करते हैं कि किसी और भी एटम के बारे में, फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर एक ऐसा एटम लेता हूँ जिसके कि एटम्स अलग हैं HNCl इस मॉलिक्यूल के, तो अगर आप HCl के मॉलिक्यूल को ब्रेक करते हैं तो यहाँ पर H एटम बनेगा गैसियस स्टेट में और क्लोरीन बनेगा इन गैसियस स्टेट, और जो बॉन्ड इंथैल्पी होगी वो होगी 431 किलो जूल पर मोल, ओके। अब यहाँ पर एक चीज़ और भी मेंशन कर देते हैं छोटी सी, कि इसके लिए जो डेफिनेशनली जो हमें डेटा लिखना है इंथैल्पी का, वो डेटा हमेशा ही डेल्टा H सिंबल से लिखा जाएगा। डेल्टा H इक्वल्स टू, डेल्टा H स्टैंड्स फॉर दिस, डेल्टा H स्टैंड्स फॉर द चेंज। अब चेंज कहाँ से, फ्रॉम हेयर टू हेयर देयर इज ए चेंज। H इज़ ए सिंबल फॉर इंथैल्पी, और मैं यहाँ पर एक छोटा सा ए पुट करूँगा, सब्सक्रिप्ट ए, जो कि ये बताएगा कि ये एटोमाइज हो चुके हैं, एटोमाइजेशन एनर्जी और एटोमाइजेशन इंथैल्पी, ये एटम्स में कन्वर्ट हो गया। इसको हम बोलते हैं बॉन्ड ब्रेकिंग, ओके, बॉन्ड ब्रेकिंग, बॉन्ड मेकिंग। ओके, लेट अस गो फॉर रिवर्स। सपोज करिए कि मेरे पास हाइड्रोजन एटम कंबाइन हो जाता है क्लोरीन एटम से, और यहाँ पर बॉन्ड बन जाता है, जैसा कि आप शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से समझ रहे होते हैं। यहाँ पर बॉन्ड बन गया है इस तरीके से, केवल ये वाला बॉन्ड, इतना ही, इसके ऊपर कुछ नहीं। तो यहाँ पर जो डेल्टा HA होगा मीन्स इंथैल्पी चेंज ऑफ एटोमाइजेशन और चेंज इन इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन, उसका डेटा जो है वो यही रहेगा, 431 ही रहेगा। लेकिन क्योंकि प्रोसेस रिवर्स हो गया तो आप यहाँ पे सिर्फ साइन लगा देंगे माइनस का। इसका माइनस का मतलब क्या होता है, माइनस का मतलब होता है कि एनर्जी जो है वो रिलीज़ हो चुकी है, ओके। माइनस का मतलब होगा एनर्जी रिलीज़ है। कितनी रिलीज़ है, 431 किलो जूल, और कब, जब 1 मोल बॉन्ड बनेगा तब, अदरवाइज नहीं।
तो ये तो हो गया आपके लिए बॉन्ड ब्रेकिंग मेकिंग, राइट, बॉन्ड ब्रेकिंग, बॉन्ड मेकिंग। तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है डेटा के ऊपर कि बॉन्ड्स आर ब्रेकिंग और बॉन्ड्स आर मेकिंग, बिकॉज जो डेटा रहेगा डेटा वही रहेगा एक्सेप्ट देयर इज़ अ चेंज इन साइन। यहाँ पर मैं एक और चीज़ मेंशन करना चाहता हूँ, जब भी एनर्जी रिक्वायर्ड हो यू मस्ट इंसर्ट दिस सिंबल प्लस, जब रिलीज हो तो मस्ट इंसर्ट माइनस। लेकिन एक बात ध्यान रखने वाली है कि जितने भी चेंज होने चाहिए ये सारे जो चेंजेस हैं ये सिर्फ गैस के लिए चेंज होना चाहिए। अब अगर मैं आपको इस तरह की सिचुएशन दे देता हूँ, सपोज़ कीजिए कि H गैस है प्लस Cl गैस है, एटम से गैस बने हैं, ओह सॉरी एटम से मॉलिक्यूल बन रहे हैं और ये मॉलिक्यूल बना HCl का लिक्विड आ गया। तो यहाँ पे ध्यान रखना कि इसका जो बॉन्ड इंथैल्पी है, बॉन्ड इंथैल्पी तो 431 ही है, लेकिन हमने प्रोसेस को गलत लिख दिया है। क्यों? क्योंकि आप देखेंगे कि पहले यहाँ से ये HCl का बॉन्ड बनेगा गैस में और फिर आप इस गैस को लिक्विफाई करेंगे तब जाके HCl लिक्विफाइड होगा। तो यानी कि आपने इसकी एनर्जी तो लिख दी है 430, सॉरी यहाँ पर रिलीज़ होगा 430 रिलीज़ हुआ, लेकिन आप इस एनर्जी को नहीं डिफाइन कर रहे हैं। तो इसीलिए जो ये प्रोसेस है ये सिर्फ गैस में ही डिफाइन होना चाहिए, क्योंकि गैस का मतलब ये होगा कि देयर इज़ नो सेकेंडरी बॉन्ड फॉर्मेशन। सेकेंडरी बॉन्ड मीन्स ना तो वो लिक्विड बन रहे हैं ना ही वो सॉलिड बन रहे हैं, तो ही हम बॉन्ड को डिफाइन कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर एक और भी चीज़ आपको यहाँ समझ लेनी चाहिए कि अगर मैं HCl का अगर बॉन्ड ब्रेक करता हूँ तो क्या वो इस तरीके से ब्रेक होगा, क्या ये भी डिफाइन करना ज़रूरी है? क्योंकि जनरली हमने पढ़ा हुआ है कि HCl एक एसिड है तो वो इस तरीके से ब्रेक हो जाता है। नहीं, ये भी गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि बेसिकली आपने इसको सबसे पहले H में कन्वर्ट किया। ओके, यहाँ पे पहले देखते हैं कि हमारा प्रोसेस जो था पहले H एटम था और क्लोरीन एटम था, हमने ये बनाना था। और अब इस H एटम से आप चले गए H के केटायन फॉर्म में और क्लोरीन के से क्लोराइड एनायन फॉर्म में आप आ गए। तो बेसिकली आपने यहाँ पे ये दो चेंज और भी तो कर दिए ना, इसलिए जो यहाँ से आपको जो चेंज दिख रहा है वो आप बेसिकली कॉन्सेप्चुअली ऐसा सोच लेते हैं कि ये बॉन्ड ब्रेक हुआ है। नहीं, यहाँ पर 3 काम हुए हैं, 3 काम। नंबर 1 बॉन्ड ब्रेक होना, राइट। बॉन्ड ब्रेक कैसे होना? क्योंकि आपके पास HCl का बॉन्ड जो बनता है तो एटम से ही तो बनता है ना, तो भाई अगर ब्रेक भी तो करोगे तो एटम में ही तो ब्रेक करोगे। तो अगर यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा तो एटम में ब्रेक हुआ है, तो आपका एक तो ये काम हुआ। दूसरा काम क्या हुआ कि हाइड्रोजन को आयोनाइज किया, तो आपने आयोनाइजेशन भी कर दिया है, ठीक है। और तीसरा काम क्या हुआ, क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन गेन किया, तो आपके पास यहाँ पर इलेक्ट्रॉन गेन प्रोसेस भी हो गया। तो बेसिकली आपने काम तो 3 कर दिए और आप गिन क्या रहे हैं? आप गिन रहे हैं एक काम। और फिर पूछेंगे कि अच्छा तो इसकी बॉन्ड एनर्जी नहीं है, तो ऑब्वियसली बॉन्ड एनर्जी नहीं डिफाइन होगी। यहाँ पर अगर मैं कहूँगा कि इसके बॉन्ड ब्रेक होने पर इसका जो डेल्टा H है एटोमाइजेशन का 431 आएगा, तो ऐसा डेटा बेसिकली गलत है, ये नहीं पॉसिबल है ये, क्योंकि आप चीज़ों को मिक्सअप कर रहे हैं। तो ओपनली बिल्कुल ही मैं क्लियर बता रहा हूँ कि जब एक मॉलिक्यूल गैशियस स्टेट से गैशियस एटम में कन्वर्ट होगा तो ही बॉन्ड ब्रेकिंग कहलाएगा, और गैशियस एटम से अगर वो गैशियस मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होगा तो ही बॉन्ड मेकिंग कहलाएगा। इसके बाद कोई इसमें आयोनाइजेशन, इलेक्ट्रॉन गेन या लिक्विफेक्शन या सॉलिडिफिकेशन कोई और प्रोसेस नहीं होना चाहिए। और साथ में एक बात चलते चलते ये भी बता दें आपको कि इसमें हर एक प्रोसेस में, क्योंकि यहाँ पे मोल के लिए डेफिनेशन दी जा रही है, मोल के लिए, तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि जो बॉन्ड इंथैल्पी है ये डिफाइन है 1 मोल के लिए। ओके, तो हम कैसे बोलेंगे? व्हेन 1 मोल ऑफ बॉन्ड, 1 मोल ऑफ बॉन्ड, ना कि एटम, when 1 mole of bond is broken then the energy required is known as the bond energy, bond enthalpy। ऐसा HCl के लिए तो सिंपल संभव है, लेकिन ऐसा हर एक केस के लिए जो है पॉसिबल नहीं हो सकता है। जैसे कि मैं यहाँ पे डिफाइन करने जा रहा हूँ, अगर मैं यहाँ पे एग्जांपल लेता हूँ थोड़े से बिगर मॉलिक्यूल का, लेट अस गो फॉर वाटर, राइट। तो मैं यहाँ पे वाटर के एग्जांपल ले लेता हूँ, वाटर। अब आप देखेंगे कि वाटर में जो है ऑक्सीजन से 2 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं इस तरीके से, दोनों ही बॉन्ड की स्ट्रेंथ भी सेम है, दोनों बॉन्ड सेम है। हाइड्रोजन की
ऑक्सीजन की जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp3 है, एंगल 104 डिग्री का है, बेंट है, ये है वो है, जो भी है। अब आप डिफाइन कैसे करते हैं, देखिए अगर मैं यहाँ पर वाटर लेता हूँ गैशियस स्टेट में, राइट, और मैं इसको ब्रेक करता हूँ इस तरीके से कि H एटम बना इन गैशियस स्टेट प्लस OH बना अगेन इन गैशियस स्टेट, कोई चार्ज नहीं आना चाहिए, इसका ध्यान रखना है आपको कि कोई भी चार्ज नहीं आना चाहिए। तो इस केस में जब हमारे पास चेंज आता है, चेंज इन एटोमाइजेशन इंथैल्पी नंबर 1, बिकॉज पहली बार आपने बॉन्ड ब्रेक किया, फर्स्ट बॉन्ड ब्रेक किया, तो ये जो वैल्यू आती है ये 502 किलो जूल पर मोल आएगा, राइट। तो ये 502 किलो जूल पर मोल आता है। अब यहाँ पर स्टेप में ये चेंज हो जाता है कि अगर मैं इसका दूसरा बॉन्ड ब्रेक करता हूँ जो कि OH से है, तो वो भी H एटम में ब्रेक हो जाएगा प्लस ऑक्सीजन हमारे पास फ्री हो जाएगा, और ऐसे केस में ये डेल्टा HA अब 2 डिफाइन करेंगे सेकेंड प्रोसेस के लिए, तो ये आ जाता है 427 किलो जूल पर मोल। अब ये एक बड़ी समस्या है, क्योंकि हमने अभी कहा था कि दोनों बॉन्ड की स्ट्रेंथ सेम है, तो सेम कैसे रह सकती है। आप खुद ही सोचो कि अगर यहाँ पे दोनों में से एक H हट जाता है तो क्या ये कंडीशन ऐसी रहती है, ऑब्वियसली नहीं। ऑक्सीजन जो है वो एक H से अटैच्ड है और 2 H से अटैच्ड है, दोनों बातें अलग अलग है। तो ऐसे केसेस में आप देखते हैं कि जब आप सब्सीक्वेंट बॉन्ड एक के बाद एक ब्रेक करना शुरू कर देते हैं तो वहाँ पर बॉन्ड को डिफ़ाइन करना मुश्किल हो जाता है कि आप कौन से बॉन्ड की बात कर रहे हैं। तो ऐसे केसेस में अगर मैं देखो मुझे पर्टिकुलरली जब मैं एनर्जी सप्लाई करूँगा तो ये ऐसा नहीं होगा कि पहले ये ब्रेक होगा फिर ये ब्रेक होगी, तो धड़ाम से ब्रेक हो जाएगा। तो ऐसे केसेस में मैं ये थोड़ी डिफ़ाइन करूँगा कि मैंने इतना दिया तो ये ब्रेक हुआ, इतना दिया तो ये ब्रेक हुआ। तो ऐसे केसेस में हमारे पास एक कॉन्सेप्ट है, वो है एवरेज बॉन्ड इंथैल्पी का। तो उसका सिंपल कॉन्सेप्ट है, आप इन दोनों को ऐड कर लीजिए, और क्योंकि टोटल बॉन्ड्स थे 2, तो जस्ट इसको डिवाइड बाय 2 कीजिए और आपको आ जाता 464.5 किलो जूल पर मोल। अभी मैंने थोड़ी देर पहले डिफाइन किया था बॉन्ड इंथैल्पी। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पे हमने एवरेज लगाना जब एक से ज़्यादा हो। जैसे कि अगर हम केस लेते हैं मीथेन का, तो अब कार्बन के साथ में 4 बॉन्ड लगे हुए हैं, तो आपको क्या लगता है कि यहाँ पे मैं बॉन्ड इंथैल्पी डिफाइन करूँगा या एवरेज बॉन्ड इंथैल्पी। सो द राइट वर्ड विल बी एवरेज बॉन्ड इंथैल्पी। ओके, अब मैं कुछ डेटा के साथ डिफाइनेशन देता हूँ। जैसे सपोज कीजिए कि अगर आपके पास मीथेन या कोई और कार्बन हाइड्रोजन के जो बॉन्ड इंथैल्पीज है, जैसे CH बॉन्ड है। अब ये CH मुझे नहीं पता कि मीथेन में है, इथेन में है, प्रोपेन में, किस में है, तो मैं जो इसकी एवरेज बॉन्ड इंथैल्पी लेके चल रहा हूँ वो है 99, और मेरे पास इसके जो यूनिट्स हैं वो थोड़े अलग हैं, किलो कैलोरीज पर मोल। अगर आप नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का बॉन्ड लेके चलते हैं तो इसकी वैल्यू आती है 93। अगर आप ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को बॉन्ड को रखते हैं, राइट, तो ये आती है 111। और अगर आप हाइड्रोजन टू हाइड्रोजन को बॉन्ड को लेके चलते हैं, दिस इज़ 104। तो इस तरीके से आप देखते हैं कि बॉन्ड की जो इंथैल्पीज़ हैं वेरी कर रही हैं। ओके, सिमिलरली अगर मैं यहाँ पर हेलोजन्स के साथ अगर बॉन्ड को देखूँ, HF का बॉन्ड हो गया, HCl का बॉन्ड हो गया, HBr हो गया, HI, इन सभी के जो बॉन्ड के जो एंथैल्पीज़ हैं वो है 136, 103, 87, 71। आप देख सकते हैं जैसे जैसे कि हेलोजन का साइज जो है बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे बॉन्ड की लेंथ भी बढ़ रही है और साथ ही बॉन्ड की इंथैल्पी घट रही है। इसका मतलब ये हो गया कि जो बॉन्ड की इंथैल्पी है वो बेसिकली इन्वर्सली वेरिएबल है विद बॉन्ड लेंथ, राइट। और अब हम एक और भी चीज़ में छोटी सी और चीज़ डिफाइन कर लेते हैं, वो चीज़ कहलाती है बॉन्ड ऑर्डर, राइट। सो व्हाट इज बॉन्ड ऑर्डर? बॉन्ड ऑर्डर मीन्स जस्ट व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ द बॉन्ड, राइट। तो बॉन्ड किस ऑर्डर का है, दैट इज कॉल्ड द बॉन्ड ऑर्डर। तो अब यहाँ पे मैं आपको डिफाइन कर देता हूँ कि बॉन्ड ऑर्डर हम कैसे डिफाइन कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास ये HH है तो इसका बॉन्ड ऑर्डर 1 है, जस्ट देयर इज 1 बॉन्ड। अगर आपके पास C डबल बॉन्ड C है देन द बॉन्ड ऑर्डर इज 2, N ट्रिपल बॉन्ड N मीन्स बॉन्ड ऑर्डर 3। ओके, अब यहाँ पे आप देखना है
कार्बोनेट के लिए बॉन्ड ऑर्डर कैसे डिफाइन करेंगे? इट्स 4/3। आप देखेंगे कि कार्बन ने अब एवरेज 4 बॉन्ड बनाया है, कार्बन ने 1 2 3 4, और ये 4 बॉन्ड जो 3 ऑक्सीजन से है, तो व्हाट इज द एवरेज बॉन्ड ऑर्डर 4/3? सो दिस इज कॉल्ड द एवरेज बॉन्ड ऑर्डर, राइट? ओके, चलिए मैं यहाँ पे एक और क्वेश्चन आपके लिए पूछता हूँ। सपोज कीजिए कि मेरे पास ये इस तरह का मॉलिक्यूल है HNO3 और आपको इसके लिए बॉन्ड ऑर्डर डिफाइन करना है। अगेन द आंसर इज 4/3। सपोज वी हैव सल्फेट एनायन, सल्फेट S double bond O, S double bond O with O, single bond, single bond. So what is the bond order? So sulfur ने टोटल बॉन्ड 6 बनाए हैं, so it's just 6/4 और it's 1.5। होपफुली यहाँ पे आपको सबको समझ में आ गया होगा कि बॉन्ड ऑर्डर क्या है। अब ये बात बिल्कुल क्लियर है कि अगर बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा तो बॉन्ड की एंथैल्पी भी बढ़ेगी। तो मैं यहाँ पे इसको लिख सकता हूँ इसी इक्वेशन में कि अगर यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा तो बॉन्ड एंथैल्पी बढ़ेगी और बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगा। ऑब्वियस सी बात है, इसमें कोई ज़्यादा सोचने वाली बात नहीं है। अगर मैं आपको इसमें ऐसा लिख रहा हूँ कि जैसा कि हमने अभी पीछे डिफाइन किया था, कार्बन के आप देखेंगे इस जगह पे बॉन्ड ऑर्डर 1 है, 2 है, 3 है, तो आप देख सकते हैं कि अगर बॉन्ड का ऑर्डर अगर वेरी कर रहा है तो आप देखते हैं कि बॉन्ड की लेंथ भी छोटी हो रही है, 154, 133 एंड 120। और साथ ही साथ अगर मैं इसकी बॉन्ड इंथैल्पी की बात करूँ तो इसकी बॉन्ड की इंथैल्पी आएगी 83, 146 एंड 200, बट ये सारा डेटा आपके पास होएगा केवल किलो कैलोरीज पर मोल में। तो आपको मेरी बात यहाँ तक समझ में आया होगा होपफुली कि जैसे जैसे बॉन्ड का ऑर्डर बढ़ेगा बॉन्ड की लेंथ घटेगी, बॉन्ड की लेंथ घटेगी तो बॉन्ड इंथैल्पी बढ़ेगा। बॉन्ड ऑर्डर से ही रिलेटेड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आपको इन्फॉर्मेशन मिलनी चाहिए, वो है कि अगर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़ होते हैं तो उनके बॉन्ड ऑर्डर सेम होते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़ के लिए। तो पहले मैं इस पॉइंट को थोड़ा सा क्लियर कर दूं, फिर मैं आपको इसमें थोड़ा सा अलर्ट भी भेज देता हूं कि क्या है इसका मीनिंग। अब सपोज़ करिए कि मेरे पास नाइट्रोजन है और मेरे पास कार्बन मोनोऑक्साइड है, दोनों में ही 14 इलेक्ट्रॉन्स का सेट है, इसमें कोई डाउट नहीं है, 14 इलेक्ट्रॉन्स हैं दोनों में। इसमें आप कार्बाइड भी काउंट कर सकते हैं, C2 नेगेटिव, इसमें भी 14 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो देखिए क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर जो है वो बॉन्ड की डिग्री इसके ऊपर डिपेंड करता है, तो वो डिपेंड करता है कि कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं इसके साथ और वो किस तरीके से लोकेट होते हैं अराउंड अबाउट। तो इसलिए इन तीनों केसेस में तो आपको ऐसा बात समझ में आ जाता है कि बॉन्ड ऑर्डर जो है वो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़ के लिए हमेशा ही सेम होगा, राइट, आइसो इलेक्ट्रॉन स्पीशीज़ के लिए। लेकिन ये बात केवल सेकेंड पीरियड के लिए ही अप्लाइड है, इसका ध्यान रखना है, ओनली फॉर सेकेंड पीरियड। फॉर एग्जाम्पल, पहले हम यहाँ पे बात करते हैं फॉर एग्जाम्पल। आप सपोज करते हैं कि यहाँ पर मेरे पास एक एग्जाम्पल है CO2 का। अब आप देखते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड में अगर आपको बॉन्ड ऑर्डर निकालना है, जस्ट लुईस स्ट्रक्चर ड्रॉ कीजिए और आप देखते हैं कि एवरेज बॉन्ड कार्बन बना रहा है 2, तो द बॉन्ड ऑर्डर इज बेसिकली 2। लेकिन दूसरी तरफ अगर मैं एग्जांपल आपके सामने रखता हूँ कि SiO2 है और फिर आप देखते हैं कि सिलिकॉन में भी वही 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ऑक्सीजन में भी वही उतने इलेक्ट्रॉन्स हैं, और आप इसका मिसकंसेप्चुअली लुईस डॉट आप इसका ये वाला बना लेते हैं अगर, और आप इसका बॉन्ड ऑर्डर लगा लेते हैं 2, फिर आपको आइसो इलेक्ट्रॉनिक वाली बात भी समझ में आएगी। तो आप गलत हैं यहाँ पर। क्यों? बिकॉज जो सिलिकॉन है वो ऑक्सीजन से डबल बॉन्ड नहीं बनाता, बल्कि वो इस तरीके का चेन लाइक स्ट्रक्चर तैयार कर लेता है, ऐसा। तो आप देख सकते हैं कि सिलिकॉन का जो एवरेज बॉन्ड है पर ऑक्सीजन दैट इज़ जस्ट 1। तो ठीक है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़ वाली बातें आपके लिए समझ में आ रही हैं कि इनको आपने अप्लाई तो करना है, बट कहाँ पे अप्लाई करना है? ओनली फॉर सेकेंड पीरियड। तो इसकी मैं कोई ज़्यादा गारंटी नहीं ले रहा हूँ कि हर बार सही ही होगा, बट इस तरह के केसेस और भी हैं। सो आपको यहाँ पे थोड़ा सा इंटेलिजेंटली डिसीजन लेना पड़ेगा, ना कि मतलब जैसा बता दिया और आप उसके बस आंख बंद करके चल पड़े, ऐसा नहीं होगा। ऑल राइट, बॉन्ड एंगल का वेरिएशन समझने के लिए मैं कुछ ग्रुप वाइज कंपाउंड को सिलेक्ट कर लेता हूँ।
फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर मीथेन ले लेता हूँ, मीथेन, अमोनिया और वाटर, यहाँ पर मेरे पास 3 अलग अलग कंपाउंड हैं अलॉन्ग द ग्रुप, राइट। अब इसी ग्रुप में अगर आप देखेंगे कि मीथेन जो है जो कि टेट्राहेड्रल नेचर में है, राइट, और टेट्राहेड्रल नेचर के तो बाकियों की भी ज्योमेट्री है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन बस ये है कि इनके जो शेप्स हैं, शेप्स जो है पिरामिडल हो जाएगा नाइट्रोजन और हाइड्रोजन वाले इस कंपाउंड में, और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के जो कंपाउंड है यानी कि वाटर है, इसमें जो शेप होगी वो बेंट शेप होगा, राइट। अब अगर हम बात करते हैं बॉन्ड एंगल्स की, तो जो इनके स्पेक्ट्रोस्कोपिक जो मेजरमेंट है बॉन्ड एंगल्स के, वो यहाँ पर आता है 109 डिग्री अप्रॉक्सीमेटली, यहाँ पर है 107 डिग्रीज और यहाँ पर है 104.5 डिग्री, राइट। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन होता है कि क्यों इस तरीके से वेरिएशन है, जब सभी की हाइब्रिडाइजेशन, सभी में जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp3 है, ज्योमेट्री सभी की टेट्राहेड्रल है, राइट। तो ज्योमेट्री भी टेट्राहेड्रल ही है, लेकिन शेप सभी की जो है वो डिफरेंट है। लेकिन इन बॉन्ड के एंगल्स को आप देखेंगे तो इनमें एक आपको ऑर्डर नज़र आ रहा है कि डिक्रीजिंग ऑर्डर है। तो ऐसा क्यों हो सकता है? तो ऐसा मैं आपको इस तरह से समझा सकता हूँ इस बात को बहुत ही सिंपल वे से। सपोज़ कीजिए कि आपके पास ये ऑक्सीजन का एटम है, राइट, और यहाँ पर है हाइड्रोजन का एटम, इस तरीके से ऐसे। और सपोज़ कीजिए कि यहाँ पर कार्बन है और यहाँ पर है हाइड्रोजन, राइट, ये हाइड्रोजन हो गया अलॉन्ग विद द कार्बन। अब अगर हम इनके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, अगर हम इन इलेक्ट्रॉन्स को डिफ़ाइन करते हैं तो वो कुछ इस तरीके से डिफ़ाइन होंगे। सपोज़ ये बॉन्ड का मिडिल पार्ट है, ये बॉन्ड का मिडिल पार्ट हो गया सभी के लिए। तो क्योंकि जो कार्बन है और ऑक्सीजन है, इनमें से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन की होती है, तो जो शेयर्ड पेयर होंगे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स के, वो मोर क्लोज होंगे टूवर्ड्स द ऑक्सीजन, राइट, एज कंपेयर टू कार्बन। तो ये पिक्चर कुछ हद तक आपको पिक्चर क्लियर हो गई होगी कि ये ज़्यादा क्लोजली हो जाते हैं, और यही क्लोजनेस जो है वो इनके बीच में एक रिपल्शन क्रिएट कर सकती है, राइट, जिसके कारण बॉन्ड के एक्सपैंड होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। बट वेट, बिकॉज यहाँ पर लोन पेयर भी है जो कि ज़्यादा रिपेल करते हैं एज कंपेयर टू दी बॉन्ड पेयर रिपल्शन। जैसा कि हमने वेस्पर थ्योरी में पढ़ा हुआ है कि जो लोन पेयर की जो रिपल्शन है वो मैक्सिमम होती है और जो बॉन्ड पेयर की रिपल्शन है वो मिनिमाइज्ड होती है। तो जब ये लोन पेयर्स आपस में रिपेल करेंगे तो डेफिनेटली यहाँ पर एक तीसरी कैटेगरी की रिपल्शन भी है लोन पेयर और बॉन्ड पेयर का, और इसी कारण से वो जो एंगल है इन दोनों का, ये जो एंगल है ये बेसिकली एंगल बैंड हो जाता है, और इसी कारण से जो इसका बॉन्ड का एंगल है वो 109 से रिड्यूस होकर 104 डिग्री पर आ जाता है। अब ये बात समझने में कॉमन सेंस लगता है कि नाइट्रोजन के लिए क्यों 107 का आएगा, बिकॉज एक तो इसके पास सिंगल लोन पेयर है, दूसरा इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी नाइट्रोजन की ऑक्सीजन से कम है। अब वहीं पर अगर आप कार्बन को देखेंगे तो कार्बन के पास यहाँ पर एक हाइड्रोजन है, दूसरा हाइड्रोजन यहाँ पर है, सो यहाँ पर बेसिकली कोई भी लोन पेयर नहीं है। तो इसलिए यहाँ पे जो वेरिएशन है वो इसके साथ हम देख सकते हैं कि यहाँ पे जैसे जैसे आप ग्रुप में आगे मूव कर रहे हैं, राइट, लोन पेयर्स बढ़ रहे हैं और लोन पेयर बढ़ने की वजह से बॉन्ड एंगल्स रिड्यूस हो जाते हैं। अब अगर हम इसके दूसरी एक और एग्जांपल देखें, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर एग्जांपल ले रहा हूँ फॉस्फीन का और आर्सीन का, स्टीबीन का, और यहाँ पर मैं एग्जांपल ले रहा हूँ H2S का, H2SE का और H2TE का, ओके। इनके जो बॉन्ड एंगल्स हैं, बॉन्ड एंगल्स में जो फॉस्फीन है इसका बॉन्ड एंगल है 92 डिग्रीज़, राइट, आर्सीन के लिए हो गया ये 90 डिग्रीज़, राइट, और स्टीबीन के लिए ये करीब करीब 90s के अप्रॉक्सीमेट ही होगा, ओके। और अगर हम इस ग्रुप के लिए देखें तो यहाँ पर जो बॉन्ड एंगल है वो 92 डिग्रीज़ होगा, यहाँ पर 91 डिग्री होगा और यहाँ पर 90 डिग्रीज़, बस ये मीन्स कि डिक्रीज़ हो रहे हैं। तो ऐसा क्यों हो गया? तो मैं इसमें से एग्जांपल में केवल एक ही एग्जांपल डिस्कस करूँगा यहाँ पर, और वो है हाइड्रोजन सल्फाइड के रिलेटेड। तो यहाँ पर मैं बना रहा हूँ सल्फ़र, और सल्फ़र के साथ में कनेक्टेड है ये हाइड्रोजन। बाकी लोन पर जैसे कि आपने
और वाटर के केस में देखा वैसे ही लोन पेयर है, ये सारी पिक्चर सेम हो गई है। अब यहाँ पर एक चीज़ का डिफरेंस है, डिफरेंस ये है कि जो इसकी मिडल पॉइंट है बॉन्ड्स का, ये मिडल पॉइंट है, बाकी सब कुछ सेम है, लेकिन क्योंकि सल्फ़र की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है ऑक्सीजन से, तो इसके केस में जो बॉन्ड के पेयर हैं इलेक्ट्रॉन्स के, वो सल्फ़र से इतनी क्लोज नहीं होंगे जितना कि वो ऑक्सीजन वाले केस में थे। अब क्योंकि इसको हम रिवर्स भी अगर देखें रिवर्सिबली, कि अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाती है सेंट्रल एटम की, तो जो बॉन्डेड पेयर्स हैं वो सेंट्रल एटम के क्लोज चले जाएंगे, और क्लोज जाने के बाद उनमें रिपल्शन होगी, जिस वजह से ये एंगल स्ट्रेच हो जाता है। पर कितना? वो इतना कि अगर यहाँ पर अगर एंगल आपके पास 92 डिग्री है, तो इससे वो स्ट्रेच होकर के 104.5 पर हो गया। तो अगर आप इसको नीचे से ऊपर की तरफ देखते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, थोड़ी बढ़ गई है, थोड़ी और बढ़ गई है, और H2O में थोड़ी और ज़्यादा हो गया है, तो आप देखते हैं कि बॉन्ड एंगल्स बिल्कुल जो है बढ़ते चले जाते हैं यहाँ पर। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाने के कारण जो ये बॉन्डेड पेयर्स हैं वो सेंट्रल एटम के क्लोज आ जाएंगे, उनके क्लोज आने के कारण उनमें रिपल्शन होगी, तो बॉन्ड एंगल्स बढ़ेंगे। वेल, इस बढ़ने का मतलब ये नहीं होगा कि वो 109 डिग्री के पार निकल जाएगा, राइट। तो वो 109 डिग्री के पार क्यों नहीं निकलता? क्योंकि लोन पेयर्स को झुकाए रखते हैं हमेशा, राइट। तो आपको बहुत ध्यान से इस क्वेश्चन का आंसर देना है कि क्वेश्चन जो है ये अलॉन्ग द पीरियड पूछा गया है, तो आपको ध्यान रखना है लोन पेयर के अकॉर्डिंगली रीज़न देना है। और अगर क्वेश्चन सेम ही ग्रुप से रिलेटेड है, चाहे वो ये ग्रुप हो चाहे ये ग्रुप है, तो उस केस में आपको जो रिज़ल्ट देने हैं वो आपने देने हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेस पर। अब सपोज मैं इस क्वेश्चन को एक दूसरे क्वेश्चन से भी लिंक कर सकता हूँ, जैसे कि हम लोगों ने प्रीवियसली हमने पढ़ा हुआ है, नाइट्रोजन का एक कंपाउंड है NF3। अब अगर आप NF3 के लिए देखें कि यहाँ पर फ्लोरीन लग जाता है और बाकी सब कुछ वैसा ही रहता है, यहाँ पर लोन पेयर्स हैं बिल्कुल वैसा ही जैसा कि अमोनिया का केस होता है। तो मैं यहाँ पे अमोनिया भी ड्रॉ कर देता हूँ, ये अमोनिया हो गया, यहाँ पर हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन। अब देखिए यहाँ पर जो बॉन्ड एंगल है वो 107 डिग्रीज़ का है, पर आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर जो बॉन्ड एंगल है इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 102 डिग्री अप्रॉक्सीमेट है। पर कुल मिला के सेंटर वाला पॉइंट ये है कहने का कि बॉन्ड एंगल तो रिड्यूस हुआ ना। तो ऐसा क्यों रिड्यूस हुआ? ऐसा इसलिए रिड्यूस हुआ क्योंकि अगर आप इस दोनों चित्रों में बिल्कुल बारीकी में डिफरेंस देखेंगे तो आपको डिफरेंस दिखेगा केवल फ्लोरीन और हाइड्रोजन का। अब क्योंकि फ्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है और एटलीस्ट हायर देन द हाइड्रोजन, तो इसी वजह से जो यहाँ पे जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर्स होंगे वो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर जो है सेंट्रल एटम से काफ़ी दूर चले जाएंगे, और इसीलिए उनकी रिपल्शन जो और ज़्यादा मिनिमाइज होती चली जाएगी, राइट। मतलब इस कारण से जो है इनके जो बॉन्ड एंगल्स हैं वो रिड्यूस हो जाएगा, ओके। और ऐसे ही एग्जांपल अगर आप देखें यहाँ पर, अगर सपोज़ कीजिए मैं आपके पास कंडीशन रखता हूँ कि PCl5 है या PF3 है, तो किसके केस में बॉन्ड एंगल कम होगा? तो डेफिनेटली वो इस केस में बॉन्ड एंगल कम हो जाएगा। तो ये चीज़ आपको थोड़ा सा सोच के ही इसका आंसर देना है।